दोस्तों नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज जो खबर हम लेके आए हैं आपके होश उड़ा देगा और खास तौर से हमारे देश के मुखिया को बहुत सजग, एकदम अलर्ट मोड में अब आ जाना पड़ेगा। कल एक बहुत बड़ी घटना हुई और आधुनिक इतिहास में इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती, लेकिन लोग इसको थोड़ा सा अंडर प्ले करना चाहते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं आधुनिक इतिहास में? आधुनिक इतिहास में जिस राजा, जिस रानी की तूती पूरी दुनिया में बोलती थी, उस राजघराने में एक घटना घटी है और उसका भारत से क्या संबंध हो सकता है, उसका पूरी दुनिया से क्या संबंध है। और ये घटना बिल्कुल भी छोटी नहीं है। इसलिए बहुत ही ध्यान से आज के इस कार्यक्रम को पूरा देखेंगे आप, और हमें उम्मीद है कि आपको ये खुलासे चौंकाने वाले हैं और आप इसे पसंद भी करेंगे। जो बहुत ही जरूरी खुलासे हैं, कहीं देखने को मिलेगा नहीं आपको, सिर्फ और सिर्फ क्यूबाइट नेटवर्क पर आपको देखने को मिलेगा। मित्रों, इंग्लैंड में राजघराने में एक बहुत बड़ी घटना घटी। इंग्लैंड के राजकुमार एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को कल लंदन में गिरफ्तार किया गया और वहां का जो लोकल पुलिस है, जहां इनका निवास है, उस लोकल पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। जो चीफ कांस्टेबल हैं, उन्होंने जाकर के इनको गिरफ्तार किया। पहली बार मॉडर्न इतिहास में इतनी बड़ी घटना हुई है। एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर प्रिंस चार्ल्स के बेटे हैं और एलिजाबेथ द्वितीय के बेटे हैं। ये प्रिंस और एलिजाबेथ द्वितीय प्रिंस चार्ल्स के भाई हैं, मेरे ख्याल से, माफ कीजिएगा, प्रिंस चार्ल्स के भाई हैं। एलिजाबेथ द्वितीय के बेटे हैं और प्रिंस फिलिप के बेटे हैं। ये एलिजाबेथ के बहुत ही प्रिय बेटों में से एक है ये एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर। फिलिप साहब के बेटे। राजघराने में गिरफ्तारी क्यों हुई? गिरफ्तारी और इस गिरफ्तारी का दुनिया में क्या असर होने वाला है? आप सबको मालूम है कि एंड्री माउंटबेटन विंडसर का नाम एप्स्टीन फाइल में आया था। 2019 से ही मुकदमा चल रहा है। गुफरीन करके एक लड़की थी जिन्होंने सबसे पहले इनके ऊपर आरोप लगाया। 2014 में ही आरोप लगा कि घिस्लेन मैक्सवेल और जेफरी एप्स्टीन ने उनकी ट्रैफिकिंग की, गुफरीन की, और गुफरीन के साथ इन्होंने एब्यूज किया, सेक्स असॉल्ट किया, और उसके बाद मीटू कैंपेन में गुफरीन ने ये संगीन आरोप लगाया। और जब गुफरीन के साथ ये वारदात हुई थी, तब गुफरीन की उम्र महज 17 वर्ष की थी और ये घटना 2000 की बताई जा रही है। और तब उनके साथ जो सेक्सुअल एब्यूज किया था, वो नाम था एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर की, जो राजघराने के प्रिंस हैं। और उस वक्त ये प्रिंस का ओहदा भी इनके पास था। कहा जा रहा है कि जिस वक्त इन्होंने सेक्सुअल एब्यूज किया या इस तरह के संगीन कुकृत्य में शामिल हुए, उस वक्त ये ट्रेड इनवॉय थे, इंग्लैंड के एक सरकारी पद पर आसीन थे। ये मिस्टर एंड्रयू जो हैं,
वो इंग्लैंड के डिफेंस में अपनी सेवा दे चुके हैं, नेवल डिफेंस में। और उसके बाद 2000 में ये ट्रेड इनवॉय थे, राजदूत थे, ये व्यापारिक राजदूत जिसको आप कहते हैं, व्यापार राजदूत थे इंग्लैंड के। और इस पद पर रहते हुए इन्होंने इतना घिनौना कुकृत्य किया। लेकिन यह कुकृत्य हुआ कैसे? यूं यूं ही नहीं है। आज मैं सिर्फ एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर की कहानी आपको बताने नहीं जा रहा हूं। कहानी बहुत बड़ी है और बहुत गहरी है, प्लान बहुत बड़ा है और खतरनाक है। और खास तौर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकस रहने की अब आवश्यकता आन पड़ी है। यह मामला सिर्फ ये नहीं है कि जेफरी एप्स्टेन, घिस्लेन मैक्सवेल, उसके संपर्क में एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर आते हैं और फिर गुफरीन के साथ उनका सेक्स एब्यूज होता है और ये फिर घटनाक्रम चलती है। 2019 में उनके ऊपर केस चला, मुकदमा चला। गुफरीन के साथ अदालत में तो बात नहीं बनी, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट माननीय प्रिंस एंड्रयू ने उनके साथ सेटलमेंट किया, लेकिन कोई लायबिलिटी फिक्स नहीं किया। सेटलमेंट हो गया आउट ऑफ कोर्ट गुफरीन के साथ। उस लड़की के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ, फाइनेंशियल सेटलमेंट हुआ। कहा जा रहा है कि मिलियंस ऑफ डॉलर गुफरीन को दिया गया मुंह चुप रखने के लिए। और उस वक्त एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर ने सारे आरोप को सिरे से खारिज किया। लेकिन जब अब 3 मिलियन 30 लाख ईमेल्स जब एप्स्टीन के लीक हुए, तो माननीय एंड्रयू का करामात भी सामने आ गया। फोटोग्राफ, वीडियो, सब कुछ सामने आ गया। लेकिन इंग्लैंड तो इंग्लैंड है। इंग्लैंड ने कानून का हवाला देते हुए, क्योंकि पद पर रहते हुए एक सरकारी ऑफिशियल थे, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हुए इन्होंने ये जो कुकृत्य किया है, तो अब इनके खिलाफ जो मुकदमा चलेगा, जो इन्वेस्टिगेशन होगा। और अभी प्रिंस चार्ल्स ने बयान दिया है, उन्होंने इनको घर से कह दिया। सबसे पहले तो कहा कि आप ये घर खाली करके कहीं और चले जाओ। वो घर भी खाली हो गया है। जब वो पुलिस स्टेशन से गए तो वो पुराने घर में नहीं गए, वो किसी और घर में गए हैं। लेकिन चार्ल्स ने कहा है कि वो प्रिंस एंड्रयू की इन्वेस्टिगेशन में जैसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां काम करना चाहती है करेगी, उनके तरफ से कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। ना तो वो बचाएंगे और ना ही वो फंसाने का तो सवाल ही नहीं है। तो बचाने की कोई चेष्टा नहीं की जाएगी और माननीय एंड्रयू को इन्वेस्टिगेशन के सामने जाना पड़ेगा। अब एंड्रयू साहब ने उस वक्त तो खारिज किया था। अब जो मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज होगा मित्रों, उसमें जो इंप्रिजनमेंट है वो अप टू लाइफ इंप्रिजनमेंट है। आजीवन कारावास की सजा है जो मुकदमा उनके खिलाफ चलना है, अभी आजीवन कारावास की। लेकिन ये तो चैप्टर 1 है। चैप्टर 2 क्या है? और क्यों मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को अब पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है। आप अगर जेफरी एप्स्टेन को समझ रहे हैं कि वही सबसे बड़ा खिलाड़ी है, तो गलतफहमी में है। जेफरी एप्स्टेन तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जेफरी एप्स्टेन तो एक छोटा सा पिद्दा सा खिलाड़ी है। ये जो घिस्लेन मैक्सवेल है ना, इनके ताल्लुकात बहुत बड़े हैं। और कहा जा रहा है कि घिस्लेन मैक्सवेल ने जेफरी एप्स्टेन को हायर किया था इस कुकृत्य में शामिल होने के लिए। तो एक्चुअली ही वाज ऑन द पेरोल ऑफ घिस्लेन मैक्सवेल। अब घिस्लेन मैक्सवेल कौन है? आप में से बहुत सारे दर्शक जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए आज मैं विशेष खुलासा लेकर के आया हूं। रॉबर्ट मैक्सवेल। घिस्लेन मैक्सवेल के पिताजी का नाम है रॉबर्ट मैक्सवेल। रॉबर्ट मैक्सवेल छोटा मोटा आदमी नहीं थे। रॉबर्ट मैक्सवेल रूपर्ट मर्डोक के बराबर के ताकतवर मीडिया टैकून थे। डेली मिरर के मालिक थे। परगमॉन प्रेस के मालिक थे। अमेरिका में स्कूलों में टेक्स्ट बुक सप्लाई करने वाले बहुत बड़े पब्लिशर थे। रॉबर्ट मैक्सवेल कहां के रहने वाले थे? चेकोस्लोवाकिया के। गरीबी में
जिंदगी इनकी कट रही थी। चेकोस्लोवाकिया से इजराइल आते हैं और उसके बाद ये लंदन मूव करते हैं और लंदन में अपना बाजार, व्यापार, पढ़ाई लिखाई सब करते हुए एक वक्त ऐसा भी आता है जब डेली मिरर जैसे अखबार को अक्वायर कर लेते हैं, परगमोन जैसे पब्लिकेशन शुरू करते हैं और फिर तो डेली मिरर क्या और मीडिया समूह क्या, सबको एक के बाद एक एक्विजिशन करते चले जाते हैं। बहुत बड़े पब्लिशर बनते हैं, एकेडमिक्स में दखल करते हैं, बड़े बड़े राइटर्स के किताबें, प्रोज के, पोएट्री के किताबें ये छापते हैं और अमेरिकी स्कूलों में स्कूल के जो टेक्स्ट बुक होते हैं उसका पब्लिशिंग करते हैं और अमेरिकी स्कूलों में टेक्स्ट बुक सप्लायर का भी काम इनके पब्लिशिंग हाउस को मिलता है। उन्हीं रॉबर्ट मैक्सवेल की घिस्लेन मैक्सवेल पुत्री हैं, 9 संतान हैं रॉबर्ट मैक्सवेल के और उसमें से छठे नंबर पर घिस्लेन मैक्सवेल आती हैं। अब ये रॉबर्ट मैक्सवेल के बारे में कहा जाता है कि इतनी तेजी से जो इनका मेटोरिक राइज हुआ है, इसके पीछे 3 बड़ी एजेंसी है और कहा जाता है कि ये ट्रिपल बड़े एजेंट थे। ट्रिपल एजेंट, केजीबी रसिया, MI6 इंग्लैंड और मोसाद इजराइल, ये 3 बड़े एजेंसी के ये ट्रिपल एजेंट थे। कौन? रॉबर्ट मैक्सवेल। और रॉबर्ट मैक्सवेल हाई फ्लाइंग पार्टीज के लिए मशहूर थे। वो अक्सर लंदन में पार्टीज किया करते थे, नाइट पार्टीज, और उसमें फिर वो राजघरानों के भी संपर्क में थे। प्रिंस चार्ल्स हो, डायना हीडन हो, एलिजाबेथ हो, मार्गरेट थैचर हो, नाम लीजिए आप। न्यूयॉर्क का वॉशिंगटन डीसी का वॉशिंगटन व्हाइट हाउस हो और 10 डाउनिंग स्ट्रीट हो लंदन का, कुछ भी इनसे बचा नहीं था। बर्मिंघम हो, लंदन हो, वॉशिंगटन डीसी हो, न्यूयॉर्क हो, हर शहर में रॉबर्ट मैक्सवेल की तूती बोलती थी और ये 3 खुफिया एजेंसी रॉबर्ट मैक्सवेल को रॉबर्ट मैक्सवेल बनाए जा रही थी। लेकिन रॉबर्ट मैक्सवेल की जो मौत हुई बेहद संदिग्ध स्थिति में हुई। कहा जा रहा है कि अपने वो याcht पे मूव कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, आखिरी दिनों में उनके ऊपर मिलियंस ऑफ मिलियंस डॉलर का डेट था और उससे वो उबर नहीं पा रहे थे। तो कहा जा रहा है कि वो समुद्र में छलांग लगा करके सुसाइड कर लिया। कुछ लोग कहते हैं, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है उसकी, उसमें कहा जा रहा है कि उनका हार्ट अटैक से मौत हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि रॉबर्ट मैक्सवेल के 2 बेटे को, जो कि उनके अंपायर को, बिजनेस अंपायर को संभाल रहे थे, उनको बाद में पुलिस ने इंप्लीकेट किया, गिरफ्तारी हुई और फिर पूरा साम्राज्य ढह गया। इसी बीच घिस्लेन मैक्सवेल अपने पिता के नक्शे कदम पर पूरी दुनिया में अपना अंपायर खड़ा कर चुकी थी, हनी ट्रैप का। कहा जाता है कि रॉबर्ट मैक्सवेल की पार्टियां बेसिकली हनी ट्रैप वाली पार्टियां थी। इसमें बड़े बड़े नामचीन बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, दुनिया भर के सीक्रेट एजेंट्स आते थे और हनी ट्रैप के शिकार होते थे। और सीक्रेट एजेंट्स ये देखते रहते थे कि कौन कौन नामचीन घराना, कौन कौन नामचीन पर्सनैलिटी, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के टाइकून, कौन कौन हनी ट्रैप में फंस रहे हैं। और पहले हनी ट्रैप में उनको फंसाया जाता था और फिर उनसे बिजनेस डील्स, एक देश दूसरे देश के बीच में जो समझौता होता था, जो प्लानिंग होती थी, जो स्ट्रेटजी बनती थी, उसके बड़े खिलाड़ी बन गए थे रॉबर्ट मैक्सवेल। और जब रॉबर्ट मैक्सवेल की मौत हुई तो उनको जो आखिरी फ्यूनरल हुआ उनका इजराइल में हुआ और कहा जा रहा है कि उनके फ्यूनरल में इजराइल के तब के प्रधानमंत्री शामिल हुए और सीक्रेट एजेंट्स बड़ी संख्या में मौजूद थे। अब मैं ये कहानी क्यों कह रहा हूं? क्यों मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को सतर्क रहने की जरूरत है। ये जाल बहुत ठीक से बिछाया गया
एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर की गिरफ्तारी अभी एस्केलेट करेगी, हवा बनाया जाएगा, माहौल बनेगा। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि घिस्लेन मैक्सवेल असली खिलाड़ी है और घिस्लेन मैक्सवेल के पीछे मोसाद, MI6 और KGB, सारी खुफिया एजेंसी इनके ऊपर आरोप लगता है। हालांकि यह आरोप FBI वाले लगाते हैं। कौन FBI? अमेरिकन। वो लगाते हैं कि ये जो रॉबर्ट मैक्सवेल हैं ये ट्रिपल एजेंट थे। सच्चाई क्या है इसे जानने समझने की आवश्यकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि रॉबर्ट मैक्सवेल एक न सिर्फ मीडिया मर्डोक थे बल्कि रूपर्ट मर्डोक के पैरेलल मीडिया मर्डोक थे। और खैर, आपको फॉर दी गॉड सेक रीजन, रूपर्ट मर्डोक भी बड़े चरित्रवान नहीं हैं और नहीं थे। बड़े रंगीन शौकीन मिजाज के थे वो भी। क्या पता रॉबर्ट मैक्सवेल के साथ कहीं उनका भी नाम हो। अभी तो 30 लाख मेल्स, वीडियो, मैसेजेस निकाले जाने हैं। तो कौन कहां पर कैसे फंस रहा है कहना मुश्किल है। लेकिन एंड्रयू विंडसर की गिरफ्तारी और फिर दुनिया भर में जहां जहां गिरफ्तारियां हो रही हैं, जहां जहां लोग का नाम आ रहा है, जिन जिन लोगों का एप्स्टीन फाइल में उनके इस्तीफे हो रहे हैं, भारत में इस्तीफे का दबाव बनेगा, बनाया जाएगा। ये रुकेगा नहीं, ये और आगे बढ़ेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी को अपनी खुफिया एजेंसी रॉ को एक्टिवेट करना पड़ेगा। NSA डोवल को अब एक एक मूव पे नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्लानिंग बहुत गहरी है। अगर मोसाद, KGB और MI6 या FBI ये बड़े बड़े सीक्रेट एजेंट्स इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, तो इसका मतलब है, आप देखिएगा, इंग्लैंड में कुछ नहीं होगा। अगर होगा भी तो बलि ले लिया जाएगा। एक प्रिंस है, वो प्रिंस के ओहदे पर था, वो ऑफिशियल कैपेसिटी में ये कृत्य किया था, तो बाहर दिखाया जाएगा कि एक फंक्शनल डेमोक्रेसी में देखिए, एक राजा को भी, एक राजकुमार को भी जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पर फंक्शनल डेमोक्रेसी है। भारत में फंक्शनल डेमोक्रेसी नहीं है, इसीलिए हरदीप जी पुरी को बचाया जा रहा है। ये आरोप अभी और लगेंगे, लगाए जाएंगे, ये नैरेटिव अभी तीक्ष्ण होगा और इससे बचना बहुत मुश्किल होगा। जाल बहुत गहरा है मित्रों, बहुत गहरा जाल है। और हरदीप पुरी को अब मोदी जी को हटाना ही पड़ेगा। हालांकि हरदीप पुरी के उस तरह के कोई वीडियो नहीं आए, उस तरह के कोई फोटोग्राफ नहीं आए, लेकिन हरदीप पुरी को हटाने की पूरी प्लानिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हुई है। और अगर अब मोदी हरदीप पुरी को हटाते हैं तो एक प्रकार से एक्सेप्टेंस होगा, नहीं हटाते हैं तो कहा जाएगा कि देखिए इनकी ढिठई क्या है। दोनों तरफ से मोदी अब फंस गए। लेकिन जिस प्रकार से AI समिट में मोदी का एक चाल अपोजिशन के सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया, वही चाल मोदी को अब अख्तियार करना पड़ेगा। आप एक के बाद रणनीति बन रही है। अब फिर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कह दिया, अब यह संभवतः 11वीं बार है, लोग तो कहते हैं कि 26 बार है, 30 बार है, लेकिन यह फिर दोहरा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि भारत पाकिस्तान के बीच उन्होंने दोस्ती करवाई, उन्होंने दोस्ती करवाई। और भारत का एक और डेवलपमेंट हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो पीस बोर्ड बन रहा है, जिसमें अभी 50-56 देश शामिल हुए थे, पाकिस्तान भी था उसमें, गाजा के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन रशिया के बीच में पीस बोर्ड बनाया जा रहा है, गाजा के ऊपर पीस बोर्ड बन रहा है। मतलब यूएन को, यूनाइटेड नेशन को डिफाई करते हुए, यूनाइटेड नेशन से बाहर निकल गया, 66 ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका उससे बाहर निकल चुके हैं, WHO से बाहर निकल गया, और इस तरह के कई जो ऑर्गेनाइजेशन हैं यूनाइटेड नेशंस के अधीन, उन 66 ऑर्गेनाइजेशन से डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अलग कर लिया, अमेरिका बाहर जा चुका है।
अमेरिका अब नई रीसेट, अभी तक हमारे प्रधानमंत्री को समझ में आ नहीं रही थी उस वक्त जब मैं ये बात कहता था कि आप ये रीसेट 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 आप कह रहे थे, आप गाए जा रहे थे रीसेट। मैं करूं क्या? अकेला नेटवर्क था क्यूवाइड नेटवर्क जो चिल्ला चिल्ला करके आपको बोलता था। क्या आप समझ नहीं रहे हैं ग्लोबल रीसेट को? और उस वक्त तो ग्लोबल रीसेट टेक्नोलॉजिकल रीसेट था जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नैरेटिव था। आप तो उसमें फंस रहे थे, लेकिन आपको फंसा लिया दूसरे नैरेटिव में। अब डोनाल्ड ट्रंप एक ग्लोबल नैरेटिव सेट कर रहा है, ग्लोबल रीसेट कर रहा है। और वो रीसेट क्या है साहब? डोनाल्ड ट्रंप ने पीस बोर्ड बना लिया, हमें एग्रीमेंट करना ही पड़ा। अभी उसका फाइनल ड्राफ्ट आना है या उस पर सिग्नेचर होना है, अभी तक हुआ नहीं है। अमेरिका और भारत के बीच की जो ट्रेड डील है, लेकिन अमेरिका और भारत के ट्रेड डील में जो किसानों को लेकर के जो अब गुमराह किया जा रहा है या सच्चाई है, अभी तक के ड्राफ्ट में तो है जिसमें भारत के किसानों को नुकसान हो सकता है, लेकिन भारत के सामने कोई ऑप्शन बचने दिया नहीं। और ये सारी बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि क्या वाकई में राहुल गांधी का जो नैरेटिव है वो सही है? क्या वाकई में मोदी के गर्दन पर किसी ने मोदी के गर्दन को जकड़ लिया है जो राहुल गांधी नैरेटिव दे रहे हैं? अब ये बात समझने की आवश्यकता है। इसीलिए मोदी को अब बहुत चाक चौकन्ना रहना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप के पीस बोर्ड में भारत जाता है, जिसके सिग्नल मिल रहे हैं कि भारत विल बी ऑन द पीस बोर्ड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, अब वो नया पीस बोर्ड बनाएगा। वो नया पीस कह रहा है कि हम ही शांति के मसीहा हैं, हम शांति लाएंगे। हमारे शांति के प्रयास में सारे दुनिया के देशों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, तो दुनिया के देश को इकट्ठा होना पड़ेगा। अब एंड्रयू विंडसर की गिरफ्तारी होगी, पूरी दुनिया में माहौल बनाया जाएगा कि जिनका जिनका नाम आ रहा है, जिनके जिनके एप्स्टीन फाइल में नाम उद्धृत हो रहे हैं, उन सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। माननीय हरदीप सिंह पुरी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। फिर मैं कह रहा हूं आपको, माननीय हरदीप सिंह पुरी ने बहुत गलत किया है। अब वो इसको कितना भी कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिजनेस ट्रिप के लिए गया था, मैं प्राइवेट सिटीजन था। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत चतुराई से, चालाकी से हरदीप पुरी बचना चाहते हैं। हरदीप पुरी बचना चाहते हैं चालाकी से, और इसी चालाकी की वजह से वो नरेंद्र मोदी को फंसा देंगे। क्या कह रहे हैं वो? मैं तो एक प्राइवेट सिटीजन के रूप में मिल रहा था। अगर आप प्राइवेट मतलब क्या? क्योंकि एंड्रयू विंडसर इसलिए फंस रहा है क्योंकि उस वक्त वो गवर्नमेंट ऑफिशियल था, वो इंग्लैंड का ट्रेड इनवॉय था, व्यापारिक राजदूत था, इसलिए उनको सजा हो सकती है। अगर ये ऑफिशियल पद पर होते तो इनके खिलाफ कुछ हो सकता था। इसीलिए हरदीप पुरी कह रहे हैं, नो, आई वॉज मीटिंग हिम एज प्राइवेट सिटीजन, इट हार्डली मैटर्स हु gave you right to meet Jeffrey Epstein, even if you are knowing him that he is a convicted criminal. इतना बड़ा पीडोफाइल जिसको आप जानते हैं, and you yourself is saying no, at the same time he is a investment advisor too. अच्छा, तो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको जेफरी एप्स्टाइन दिख रहा है? फॉरगेट अबाउट कांग्रेस पार्टी को मारिए गोली। क्या बोल रहे हैं पवन खेरा, क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी? फॉरगेट दिस। ये अब देश का सवाल है, ये देश की अस्मिता का सवाल है। हमारा देश, हमारे देश के लोग, उनकी अस्मिता का सवाल है। और वो हमारे देश के नाम पर कोई व्यक्ति किसी पीडोफाइल से जाकर के न्यूयॉर्क में मीटिंग करे और फिर वो आकर के कहे कि हम प्राइवेट सिटीजन हैं, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप किसी के भी टीम में हो, आप राहुल गांधी के टीम में रहते तब भी यही बात होती। आप ये बात कह नहीं सकते, माननीय, नहीं कह सकते। जो है सो है। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत जल्द निर्णय लेंगे। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने बिल गेट्स को रास्ता दिखाया है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिल गेट्स की एंट्री के पीछे रीड हॉफमैन,
और इस पूरी की बड़ी भूमिका है, क्योंकि रीड हॉफमैन और बिल गेट्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और रीड हॉफमैन और बिल गेट्स के अपोजिट खड़े हैं एलन मस्क। एलन मस्क से इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, अगर हुई है तो बताएं। नहीं हुई मुलाकात। क्यों इस तरह के सैडी डाइसी लोगों से मिल रहे हैं वो? क्यों? आखिर जरूरत क्या थी? भारत सरकार ने आपको कहा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी ने आपको कहा नहीं था, तो क्या आप बीजेपी को या सरकार को बरगलाने के लिए कि हमारे पास देखिए रीड हॉफमैन से हमारा नेटवर्क है, हम तो बिल गेट्स को कहेंगे और फौरन आ जाएंगे, आपके यहां इन्वेस्ट कर देंगे, ये क्या कर रहे थे आप? और फिर हैव फन और ये और वो बकवास कर रहे हैं। ये चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा, और ये उठेगा, मैं बता रहा हूं आपको। ये विवाद ये थमेगा नहीं। प्लान बहुत गहरा है। भारत को एक प्रकार से डिस्टेबल करने का जो प्लान है, उसमें इस जैसे शख्स ने भारत को फंसा दिया है। ठीक से चल रही थी गाड़ी, थर्ड टर्म मोदी का चल रहा है, मोदी भारत को पटरी पर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के लोग आकर के मोदी को फंसा रहे हैं और फिर आकर के अनर्गल प्रवचन दे रहे हैं कि नहीं, मैं तो इतना गंदा, इतना वाहियात इनका आर्गुमेंट है। महुआ मोइत्रा को एड्रेस करके ये क्या बोल रहे हैं? बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। हरदीप पुरी को जाना पड़ेगा कैबिनेट से। मोदी को अभी अगर देश को बचाना है और खुद को बचाना है, कि देश के लिए जरूरी है मोदी, देश के लिए जरूरी है मोदी का बने रहना, मोदी के ऊपर कोई आंच ना आए। मोदी के चारों तरफ षड्यंत्र चल रहे हैं और इसीलिए मोदी को अब कान नाक खोल करके, दिमाग खोल करके रखना पड़ेगा। ये तैयारी बहुत बड़ी है मित्रों, बहुत बड़ा जाल है, और इसमें बड़े बड़े सीक्रेट एजेंट्स काम कर रहे हैं, और सीक्रेट एजेंट्स के कठपुतली हमारे कुछ इनर कैबिनेट के लोग हैं। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री इस दिशा में बहुत गंभीरता से विचार करेंगे, और जो जो कहीं भी जिस तरह से सरकार को बदनाम, सरकार को घसीटने की जो साजिश हो रही है या आगे जो होने वाली है, उस पर अभी से सतर्क रहने की जरूरत है। और हमको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी इन सारे पक्षों पर गंभीरता से ध्यान देंगे, कहां कौन किसको कैसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।